नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर समस्या बन रहे हैं। कई राज्यों को जाने वाली बसों का संचालन ठप हो गया है। उत्तर प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन की वजह से ये बसें बंद की गई हैं। कुमाऊं गढ़वाल के बीच भी बसें बंद हैं। उत्तर प्रदेश होकर के जाना पड़ता है कुमाऊं गढ़वाल। राज्य सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है। लोगों को दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है, परेशानी लोगों को हो रही है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जो है वो समस्या बने हुए हैं। कई राज्यों को जाने वाली बस संचालन यहां पर ठप हो गया है। उत्तर प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन की वजह से बसें बंद हैं। ऐसे में कुमाऊं से गढ़वाल के बीच की बसें भी वहां पर बंद हैं। कुमाऊं गढ़वाल के बीच की बसें बंद हैं, यानी कि जिनको अगर जाना होता है तो उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करके उन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब आंशिक लॉकडाउन है, बसें नहीं चल रही हैं। ऐसे में ये बसें उत्तर प्रदेश की सीमा में अंदर एंट्री नहीं ले पा रही हैं। तो ये समस्या यहां पर उत्तराखंड वासियों के लिए है। जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहते हैं उनके लिए यहां पर खासी दिक्कतें हो रही हैं। जो कुमाऊं गढ़वाल के बीच जाना चाहते हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, परिवहन विभाग के अफसरों ने या सरकार में बैठे बड़े बड़े लोगों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से या उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्रियों से कोई बातचीत नहीं की? देखिए अनुपम, अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। उत्तराखंड से करीब 1000 के आसपास बसें प्रतिदिन अदर स्टेट को जाती थी, खासकर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल जैसे राज्यों को। लेकिन इन सभी स्टेट में जाने के लिए हमें यूपी से होकर जाना पड़ता है उत्तराखंड की बसों को। और चूंकि यूपी में लॉकडाउन है, वहाँ पर कर्फ्यू है, तो उसके चलते इनका संचालन पूरी तरह से ठप हुआ है। तो अभी तक जो करीब 1000 बसें प्रतिदिन चला करती थी, अब वो 100 और 150 के आसपास सिमट गई हैं, जो राज्य के अंदर ही चलती हैं। राज्य के अंदर भी अगर आपको गढ़वाल से कुमाऊं मंडल में जाना है या कुमाऊं मंडल से गढ़वाल में आना है, तो चूंकि बीच में उत्तर प्रदेश का बिजनौर जनपद पड़ता है और बिजनौर जनपद से होकर दोनों मंडलों को जाना पड़ता है। यदि आपको कुमाऊं से आना है तो तब भी आपको बिजनौर का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और यदि आपको गढ़वाल से कुमाऊं में जाना है तब भी आपको बिजनौर होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूपी बॉर्डर पर जो उत्तराखंड की बसें उनको रोक दिया जा रहा है। तो अभी तक उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से इस दिशा में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, खासकर यदि अन्य राज्यों को बसें नहीं भी जा पा रही हैं। कैसे रहे हैं? सवाल यहाँ पर ये, उत्तर प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन लगे हुए तो कई दिन हो गए हैं, ऐसे में लोग जा कैसे रहे हैं और किस तरीके से कुमाऊं से गढ़वाल तक का सफर कर रहे हैं? देखिए, लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सार्वजनिक परिवहन है वो तो आप लगा सकते हैं कि एक तरह से पूरी तरह से ठप हो गया है। अब लोग अपने निजी वाहनों से या निजी प्रयास से ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, या फिर एक मंडल से दूसरे मंडल में जा रहे हैं। यूपी में भी आपको जाना है तो वहाँ पर क्या आपको RT-PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी या क्या कुछ बॉर्डर पे होगा, इसकी कोई स्पष्ट गाइडलाइन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की ओर से नहीं की गई है, जिसके चलते लोग बड़े असमंजस में हैं। उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि बहुत सारी बसों को बिजनौर से वापस लौटा दिया गया कि आप यूपी में एंटर नहीं कर सकते। तो इस दिशा में अभी लोगों को इंतजार है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई ठोस गाइडलाइन इस संबंध में जारी करे, या फिर यूपी सरकार से बातचीत करे कि खासकर जो एक मंडल से दूसरे मंडल में उत्तराखंड के भीतर ही लोगों को आना जाना है, लेकिन यूपी बीच में पड़ता है, तो कम से कम वहां पर कुछ रियायत लोगों को दी जाए। जी बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। अब देखना होगा कि इसका हल किस तरीके से निकाला जाता है। इधर उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,390 नए केस सामने आए हैं, जबकि 118 मरीजों की मौत हुई है और 4,771 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। वहीं राज्य में कुल एक्टिव केस 71,000 के पार पहुंच गए हैं। देहरादून में कोरोना के 3,430 नए केस सामने आए हैं, जबकि हरिद्वार में 812 केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 10 मई से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। उत्तराखंड को कोविशील्ड की 1 लाख डोज फिलहाल मिली है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि वैक्सीन मिलने के बाद प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो कोविशील्ड की 1 लाख डोज यहां पर उत्तराखंड को मिली है। 18+ वालों का 10 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा।
सीएम तीरथ रावत ने उत्तराखंड में कोरोना के हालात को लेकर सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी प्रकार के समारोह के आयोजन में तय सीमा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो तो उस पर कार्रवाई की जाए। कंटेनमेंट जोन पर फोकस किया जाए ताकि कोविड संक्रमण को रोका जा सके। इसके साथ ही कोरोना की लड़ाई में रिटायर्ड आर्मी पर्सन की भी मदद ली जाए। आपको बता दें कि कल सुबह 5 बजे कर्फ्यू की समय सीमा समाप्त हो रही है और आज लॉकडाउन पर कोई फैसला हो सकता है। सीएम तीरथ अधिकारियों मंत्रियों से चर्चा के बाद इस पर फैसला ले सकते हैं। देहरादून में लगातार बढ़ते कोविड के आंकड़ों के मद्देनजर अब विधायक खुलकर लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं। राजपुर से विधायक खजान दास का कहना है कि अब कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला ले लेना चाहिए और इसको लेकर देहरादून अर्बन एरिया के 5 विधायक सीएम से मुलाकात भी किए हैं। देखिए, आज हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम तो कहेंगे कि कंप्लीट लॉकडाउन कुछ समय तक लगा दीजिएगा ताकि जो केसों की बढ़ोतरी हो रही है उसको रोका जाए और वो थमसा जाए। 26 अप्रैल की शाम से लगा कर्फ्यू कोरोना की चेन तोड़ने में नाकाम रहा है। बीते 7 दिन में करीब 49,400 नए केस सामने आए हैं और 806 मौत हुई हैं। और इस डरावनी तस्वीर के बाद अब सरकार अगले 15 दिन के लिए करीब करीब कंप्लीट लॉकडाउन की तैयारी कर रही है। 26 अप्रैल को सरकार ने सोचा कि शायद कर्फ्यू से कोरोना की रफ्तार रुक जाए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ और मई महीने की शुरुआत इतनी खराब हुई कि अब सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं। 1 मई से 7 मई तक उत्तराखंड में कोरोना के करीब 49,400 केस आए हैं, जबकि 806 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि सरकार अब कंप्लीट लॉकडाउन पर विचार कर रही है और 15 दिन के प्लान के साथ नया आदेश रविवार शाम तक जारी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार पाबंदियां सख्त होंगी। एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर पाबंदी होगी। दूसरे राज्यों से आने वालों की एंट्री बंद हो सकती है। राशन की दुकानें हफ्ते में केवल 2 दिन खुलेंगी। जो जहां पर 75% ज्यादा केसेस थे उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में, वहां पर हमने तत्काल इस कर्फ्यू को काफी दिनों से आप देखने लगा है। आप इंतजार करिए। सरकार, मैंने आपसे कहा कि सख्त से सख्त कदम उठाने को तैयार है और अगले कुछ दिनों में हम बहुत सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। राजधानी देहरादून देश के उन शहरों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पहले ही देर हो चुकी है, जो अब भारी पड़ रही है। सरकार ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया है और हालत ये हो गई कि देश में नंबर 1 पर जो है अब उत्तराखंड राज्य चला गया है। तो स्थितियां बहुत गंभीर है और सरकार को अभी भी चेत जाना चाहिए और कठोर कदम, अगर लॉकडाउन भी लगाना पड़ता है उसमें लगाने में भी सरकार को हिचकना नहीं चाहिए। उत्तराखंड में संक्रमण की रफ्तार को रोकना फिलहाल सरकार के लिए चुनौती बन गया है और संकट भी। और सरकार के पास सख्ती बढ़ाने और कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और मरीजों का भी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पौड़ी में कर्फ्यू के दौरान नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कर्फ्यू के दौरान लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तो दिखे, वहीं पुलिस नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान भी कर रही है। इसके साथ साथ नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क में चालानी कार्रवाई की है। मास्क तो लगभग सभी लोगों ने पहने हुए थे, लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कई दुकानों में नहीं पाई गई, तो उन दुकानदारों के भी 10 चालान किए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग डिजिटल आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा मिलना हर व्यक्ति का अधिकार के तौर पर चले आंदोलन में लोग अकेले पोस्टर लेकर अपने घर बैठकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा लोगों का मौलिक अधिकार है, लिहाजा प्रदेश के लोगों को सुविधा मिले। अपने घरों से पोस्टर लेकर इन लोगों की मांग है कि राज्य के लोगों को सरकार दवा, ऑक्सीजन समेत सभी सुविधाएं दे। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ फंगस का इन्फेक्शन। कोरोना के मरीजों में इस तरह का इन्फेक्शन देखा जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आइए आपको पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के मरीज कोरोना को मात दे रहे हैं, लेकिन मरीजों की इम्यूनिटी कम होने की वजह से इनमें ब्लैक फंगस नाम की बीमारी की आशंका जताई जा रही है।
डॉक्टरों के मुताबिक राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मरीज के शरीर पे काले धब्बे पाए गए। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा बिना सलाह के घर में ही ऑक्सीजन लेने की वजह से भी हो सकता है। जब हम लंबे समय तक मास्क यूज करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पेशेंट को हल्का सा एक जख्म जैसा बन जाता है, ऑल्दो जिसको प्रिवेंट करने के लिए आजकल कुछ और टेप वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ से वो फंगस अपनी जगह बना लेता है और वहाँ से वो उस एरिया में वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि पेशेंट जो पैनिक होने के बाद 95, 93 ऑक्सीजन पे ही एकदम ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं बिना मेडिकल सलाह के, उनको इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं डॉक्टरों का यह भी कहना है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन कम इम्यूनिटी पर जल्दी असर करता है, इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा न लें और घबराने की भी जरूरत नहीं है। यूजुअली जो है बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली उन केसेस में जो ऑलरेडी मतलब पेशेंट होते हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कैंसर है, तो उनकी इम्यूनिटी क्षमता काफ़ी कम होती है, तो कोई भी इन्फेक्शन उनको छोटी मोटी इन्फेक्शन भी काफ़ी बढ़ जाती है। राहत की बात यह है कि उत्तराखंड में अब तक इस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन अपने खान पान और इम्यूनिटी को बढ़ाकर इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। कोरोना काल में बहुत से लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की मदद को बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। गौरक्षा समिति के विकास सुंदरयाल जैसे युवाओं की टीम इन दिनों जरूरतमंदों की मदद में जुटी हुई है। ये युवा लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने से लेकर संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार कराने में तक में मदद कर रहे हैं। दिन भर जरूरतमंदों की मदद के बाद सुरक्षा के लिहाज से दोस्त के घर के ही एक कमरे में सभी लोग आइसोलेट होकर रहते हैं। हर संभवतः मदद करने के लिए हम खड़े हैं, क्योंकि मानवता को हम किसी भी रूप से मरने नहीं देंगे। यही हमारा ध्येय है। देवभूमि गौरक्षा दल द्वारा निरंतर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना, गौवंशों को चारा, उनको सैनिटाइजर करना, गलियों को सैनिटाइजर करना, जो इस समय मित्र पुलिस हमारी सेवा में लगी है उनकी चौकियों को सैनिटाइज करना, जो बैरिकेड बना रखे हैं उनको सैनिटाइज करना, इन सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं हम कर रहे हैं। देवभूमि गौरक्षा दल का हमेशा से ही प्रयास रहा है कि जानवरों के प्रति हम लोगों का जो प्यार है और मानवता धर्म के लिए भी देवभूमि गौरक्षा दल सबसे आगे आता है। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में तैयार होने वाला ऑक्सीजन गैस प्लांट कई हफ्तों से अधर में लटका पड़ा है। ऑक्सीजन प्लांट का सामान पिछले महीने ही कोटद्वार पहुंच गया था, बावजूद इसके प्लांट अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है। अस्पताल में प्लांट लगने से तकरीबन 120 बेड में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि प्लांट लगाने वाली टेक्निकल टीम न होने के चलते प्लांट में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों के भीतर प्लांट की शुरुआत कर दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले इंजीनियर हैं, अब वो देश में इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, उन पे प्रेशर इतना है, कभी इस प्रदेश की सरकार दबाव डाले, कभी उस प्रदेश सरकार दबाव डाले, तो अब फाइनली उनका एक इंजीनियर जो जिसने काम करना था वो कल यहाँ आ गया था, उसने अपना काम शुरू कर दिया। टिहरी जिले के एकमात्र कोविड केयर हॉस्पिटल नरेंद्रनगर में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। कोविड केयर हॉस्पिटल नरेंद्रनगर में करीब 120 मरीज एडमिट हैं, जिनकी ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज्यादा है और मेडिकल स्टाफ की भी कमी बनी हुई है। ऐसे में नरेंद्रनगर में ऑक्सीजन प्लांट तो शुरू किया गया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं और सिर्फ 20 बेड तक ही ऑक्सीजन पहुंचा पा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी का कहना है कि ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। बॉडी की बहुत ज़्यादा रहती है, हाई फ्लो मास इनको लगा रहता है, तो इसलिए एसडीएच नरेंद्रनगर की ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जितने भी सिलेंडर्स जो है वो भरवा रहे हैं, लेकिन फिर वो कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि बॉडी की डिमांड जो मरीजों की है इतनी ज़्यादा वहाँ पर है, वो इतनी मतलब गंभीर तरीके से वो अफेक्टेड है कोरोना से, तो इसमें हम प्रतिदिन फिर सिलेंडर्स मंगवा रहे हैं। कुमाऊनी कवि, साहित्यकार और कुमाऊनी पत्रिका दुधबोली के संपादक मथुरा दत्त मठपाल का निधन हो गया। वो कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मूल रूप से नौला भिकियासैण अल्मोड़ा के रहने वाले स्वर्गीय मठपाल काफी समय से रामनगर में रहते थे। उनको प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी डॉक्टर गोविंद चातक सम्मान,
सुमित्रा नंदन सम्मान मिला हुआ था। उन्हें कुमाऊनी भाषा से बेहद लगाव था और पत्रिका का प्रकाशन में अपनी पेंशन भी खर्च कर देते थे। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी सरकार इस वक्त कोरोना की मुश्किल में उलझी है, लेकिन आखिर विपक्षी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कोरोना की इस मुश्किल में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य संकट में है, जनता मुश्किल में है, लेकिन जनता की आवाज उठाने वाली, दावा करने वाली कांग्रेस के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे। सल्ट चुनाव के बाद न पूर्व सीएम हरीश रावत दिख रहे हैं, न इंदिरा प्रीतम नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महिला कांग्रेस, आईटी विंग, यूथ कांग्रेस कोई भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ चंद गिने चुने नेता छोड़ दिए जाएं तो देहरादून के कांग्रेस ऑफिस से लेकर गांव में कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही। सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं हमसे? ऑक्सीजन सिलेंडर हम कैसे मुहैया कराएं, इस पर जो है केंद्र और राज्य सरकार का नियंत्रण है। ऑक्सीजन बेड हम कैसे मुहैया कराएं, ये भी सरकार के अधीन है। आईसीयू या वेंटिलेटर, आप बताएं ना, सरकार बताएं ना हमसे क्या सहयोग चाहती है। कांग्रेस के नेता नजर नहीं आ रहे तो बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ नाम की राजनीति करती है, काम की नहीं, और इसीलिए ना नेता दिख रहे हैं और ना ही कार्यकर्ता। दिन के उजाले में कह रहा हूं इस बात को। केवल हर वक्त नेगेटिविटी, लोगों की मुसीबत पर, लोगों की आपदा पर, लोगों के जीवन पर जहां संकट हो, उसमें केवल राजनीतिक बयानबाजी करके इतिश्री करते हो, तो क्या यही समाज की सेवा है? क्या यही राजनीति है? क्या यही सरकार के साथ खड़ा होना होता है? उत्तराखंड में इस वक्त हर मुद्दे पर कोरोना हावी है, जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन अक्सर सरकार पर निशाना साधने वाले बड़े नेता, विधायक और पूर्व मंत्री कोरोना महामारी में कहीं नजर नहीं आ रहे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कोरोना की वजह से चंपावत में कोरोना कर्फ्यू लगाया, जिसका असर भी अब लोगों पर देखा जा रहा है। कर्फ्यू की वजह से जरूरी सामान के दाम बढ़ने से महंगाई काफी बढ़ गई है। सब्जियों के दामों में करीब 20% तक का इजाफा हो गया है। वहीं फलों के दाम भी 30 से 50% बढ़ गए हैं। इससे लोगों के घरों का बजट बढ़ गया है। फल सब्जी बाहर से मंडी से आते थे, लेकिन जो लॉकडाउन हो रहा है, जो उस वजह से दिन पर दिन महंगाई, सब्जी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। एक आदमी के पास अपना आम घर का 4 सदस्य का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। आलू जैसे थोक में 12 जा रहा है, यहाँ पे 15 बिक रहा है, और प्याज 20-22 जा रही है, 30 बिक रही है। तो महंगी क्या कौन सी चीज़ें हुई हैं? इसमें थोड़ा महंगा हुआ, फल में महंगा हुआ है। सेब है, जैसे अनार है, अंगूर है, ये चीज़ महंगी है। अगर आपको भी ऑक्सीजन सिलेंडर या दवाइयां चाहिए तो ऑनलाइन खरीदते समय सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में भी साइबर ठग सक्रिय हैं और आपदा में भी अवसर देखते हुए साइबर ठग लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर और देहरादून से ऐसे ही मामले सामने आए हैं। इसमें साइबर ठगों ने ऑक्सीजन दवाइयों के साथ कोविड टेस्टिंग के लिए लोगों से हजारों की ठगी को अंजाम दिया है। आजकल की बहुत ज़्यादा साइबर क्रिमिनल जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस प्रकार के ऑनलाइन लिंक भेज रहे हैं विभिन्न टाइप के अलग अलग माध्यम से कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल जाएगा। तो आपको किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर ना किसी लिंक पे, अनजान लिंक पे क्लिक करना है, और ना ही फ़ोन के माध्यम से आपको किसी को भी एडवांस पेमेंट करना है। रुद्रपुर में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल देर रात विवाद सुलझाने को लेकर हुए हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन वहां मौजूद एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। शुक्रवार रात को अलायंस गेट पर 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसी बीच वहां से गुजर रहे विधायक राजकुमार ठुकराल ने बीच बचाव किया, तभी एक व्यक्ति ने विधायक पर फायर कर दिया। इसमें बाल बाल बच गए, लेकिन वहां मौजूद पूर्व प्रधान भोला चावड़ा को गोली लग गई, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।